हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। बैकग्राउंड में आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही होगी और उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गर्मी बहुत है। रेगुलर वीडियोस के लिए इतना टॉर्चर तो सहन करना ही पड़ेगा। तो एवेंजर्स ऑफ वेस्टलैंड्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सालों की मेहनत के बाद डैनी केज ब्रूस बैनर जूनियर के साथ मिलकर एक छोटी सी कम्युनिटी बनाते हैं उस इलाके के अंदर जहाँ पहले ब्रूस बैनर राज करता था। वहाँ पे काफी कुछ शांति थी, लेकिन वो शांति तब भंग हो जाती है जब ड्वाइट एंटमैन आर्मर के साथ वहाँ पे आता है। वो चाहता है कि डैनी और ब्रूस जूनियर डॉक्टर डूम को हराने में उसकी मदद करे, जिसने हाल ही में उसके दोस्तों और पड़ोसियों को मारा है। डूम की सेना ड्वाइट का पीछा करते करते उन तक भी पहुँच जाती है और वो लोग एक इंसान की बदौलत उस आर्मी को हरा पाते हैं जो था कैप्टन अमेरिका। और इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि वो आदमी कैप्टन अमेरिका कैसे बना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है द न्यू रिलायबल पब जो कि रॉक स्प्रिंग्स में मौजूद है, जहाँ एक बूढ़ा सा विलन एक बार में बैठा हुआ कह रहा है, तुम गधों को कोई आइडिया नहीं है, लॉस एंजलिस के अंदर लोग मेरा नाम सुन के ही कांप जाते थे। हम इतने ताकतवर थे, हम खूंखार थे, और वो हीरोज, वो कमीने, वो जिद्दी, वो कभी हमसे नहीं जीतने वाले थे। बारकीपर बोलता है, क्यों ना तुम अपनी ये बकवास बंद करो और मैं तुम्हें थोड़ी सी बियर और दे सकता हूँ। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे चुप रखने के लिए थोड़ी सी बियर से काम नहीं चलेगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर डूम आता है। वो बाहर के सब लोगों से बोलता है, सब लोग बाहर निकल जाओ, मुझे नेफारिया से बात करनी है। नेफारिया बोलता है, लगता है कि हर कोई मुझे नहीं बोला है। द ग्रेट डूम मुझे यहाँ आके तोहफा देना चाहता है। पता है ये सब लोग हंस रहे थे जब मैंने बताया कि तुम और मैं इक्वल पावर के थे। डूम बोलता है, मैं तुम्हें कभी अपनी बराबरी का नहीं मानता। अरे मैं तो तुम्हें मानता ही नहीं। नेफारिया बोलता है, अगर अफवाहों के ऊपर यकीन करें तो हम में से वो बहुत से लोग जो उस रात के अंदर मौजूद थे, जिस रात हमने इस वर्ल्ड पे कब्जा किया था, जिस रात हमने वो आखिरी लड़ाई लड़ी थी, सुना है कि हम में से ज्यादा कुछ नहीं बचे हैं, और जो बचे हैं वो मर रहे हैं। डूम बोलता है, लेकिन तुम अब भी जिंदा हो। नेफारिया बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं जिंदा हूँ? मुझे तो कोई जिंदगी नहीं लग रही। वो अपनी बियर पीता है और रोते हुए बोलता है, वो एक महान रात थी, हम आखिरकार जीत गए थे, लेकिन हम अपने उद्देश्य में हार गए। जीत के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम मुझे मेरे दर्द से मुक्ति दिलाने आए हो। थैंक यू। और फिर डॉक्टर डूम नेफारिया को मार डालता है रैनो से 100 मील दूर। अपनी टीम गाड़ी लेकर कैप्टन अमेरिका के बताए हुए रास्ते पे जा रही होती है। ड्वाइट बोलता है, आसान रहता अगर हम उड़ के चलते, लेकिन डैनी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि तुम 500 किलो के छोटे हल को उठा के ले जा सकते हो, लेकिन ये गाड़ी ले जा सकती है, और यहाँ पे बैठा हुआ ये कैप्टन अमेरिका भी उड़ नहीं सकता। तब वो आदमी अपना नाम ग्रैंट बताता है। ड्वाइट उससे पूछता है, वैसे तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो? जिस पे शुरू में ग्रैंट आनाकानी करने लगता है, लेकिन ड्वाइट कहता है कि ये काफी लंबा सफर है, इसीलिए ग्रैंट अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है, जब डॉक्टर डूम ने न्यू लटवेरिया के ऊपर दूसरी बार कंट्रोल किया, तब वो इस शहर के ऊपर अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत बनाना चाहता था, पूरे वेस्टलैंड से पकड़ बनाना चाहता था, और इसके लिए उसने पास्ट की तरफ देखा। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर एक जिद थी। वो अपने आप को फंटास्टिक फोर से ज्यादा अच्छा साबित करना चाहता था, खासकर रीड रिचर्ड से ज्यादा। उसे अब भी गुस्सा आ रहा था कि कैंग ने फंटास्टिक फोर को हराया, ना कि डॉक्टर डूम ने। फिर भी उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को अपने सबसे बड़े हथियार में कन्वर्ट करने की सोची। उसने फंटास्टिक फोर के डीएनए का यूज करके उनके क्लोन बनाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि डॉक्टर डूम उनके ऊपर कंट्रोल कर सके, उन्हें अपनी नई आर्मी का हिस्सा बना सके, लेकिन वो फेल हो गया। इसलिए उसने दूसरा प्लान बनाया, एक और चांस, ताकि वो अपने आप को अपने दुश्मन से बेहतर साबित कर सके। वो सुपर सोल्जर सीरम की बचे हुई आखिरी ट्यूब्स का यूज करके अपने लिए एक सुपर सोल्जर आर्मी बनाना चाहता था। मेरे पास कोई काम नहीं था, पैसा नहीं था, मैं मुश्किलें दिन काट रहा था, इसलिए मैं भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गया। हजारों लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, जिनमें से 400 पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में जा पाए, और उनमें से सिर्फ 99 तीसरे राउंड में जा पाए। हम में से हर एक के लिए सिर्फ एक ट्यूब थी, और उन 99 लोगों में से सिर्फ हम 2 बच पाए, जिनके अंदर सुपर सोल्जर सीरम डाला गया था। डॉक्टर डूम हम दोनों को लेफ्टिनेंट्स ऑफ लटवेरिया बुलाता था।
हम दोनों किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकते थे। हालांकि मेरे लिए ये सब बहुत शर्मिंदगी से भरा था, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट कैप्टन से नीचे होता है। मैंने अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम सही चीज कर रहे हैं। ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि सिर्फ डॉक्टर डूम इन सब लोगों को बचा सकता है। लेकिन लड़ाई के मैदान के अंदर मुझे आखिरकार ये रियलाइज हुआ कि डूम हमसे क्या करवाना चाहता था। मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता था। मैंने उस दूसरे लेफ्टिनेंट के ऊपर अटैक किया, जो कि एक माँ और उसके बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था। मेरे अटैक करते ही वो मारा गया, क्योंकि जब उसे सुपर सोल्जर सीरम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसका साथ नहीं दे रहा था। किसी तरीके से वो बाकी सब लोगों से काफी लंबे टाइम तक जिंदा रह गया। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में ऐसा क्या स्पेशल था। हजारों लोगों में से सिर्फ मेरे ऊपर वो सीरम काम किया। मैं कोई नहीं था, फिर भी मुझे तोहफा मिला, और अगर मैं इस तोहफे का इस्तेमाल डूम के आतंक को फैलाने में करता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। इसलिए मैं गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि उस सीरम में कुछ ऐसा था जो हमें जोड़ रहा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे कैप्टन अमेरिका से कुछ जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कि मैं अपने आप को कैप्टन अमेरिका की तरफ वर्दी प्रूव करना चाहता था। तब से मैं वेस्टलैंड्स में डूम की आर्मी का पीछा करता आ रहा हूँ और जहाँ हो सके उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि वो तुम लोगों की तरफ जा रहे थे, और जब मुझे पता चला कि तुम लोग भी वहीं पे थे, तब तक वो लोग मेरे से आधा दिन आगे निकल चुके थे। डैनी बोलती है, वेल अब तुम यहाँ पहुँच चुके हो। तभी ड्वेट चिल्लाता है, ये क्या बकवास चल रही है? क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये सब एक कहानी लग रही है? ये आदमी कह रहा है कि इसने डूम के लिए काम किया है। ये तभी हमारे पास आया जब डूम ने हमारे ऊपर अटैक किया और हमें एक बेकार सी कहानी सुनाई ताकि हम इसके साथ कार में बैठ जाएं और ये हमें वहाँ पर ले जाए जहाँ पे डूम चाहता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये डूम का जासूस नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि ये डूम का दूसरा प्लान था, क्योंकि डूम की आर्मी तो हमें नहीं मार पाई। तभी ग्रैंट बोलते हैं, तुम भी तो अटैक से पहले आए थे, हो सकता है कि तुम उनको कैलिफोर्निया लेकर आए हो। कोई भी सेना अपने जासूस को पहले भेजना चाहेगी, ना कि बाद में। तब डैनी उन दोनों को बहस करने से मना करती है। वो कहती है कि हम सब एक ही टीम में हैं, हमें मिलकर डूम को रोकना है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करेंगे तो हम डूम को नहीं रोक पाएंगे। ड्वाइट बोलता है, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मैं डूम की आर्मी को तुम्हारी विलेज में लेकर आया था और तुम चाहती हो कि मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव करूं। डैनी बोलती है, ड्वाइट तुमने पहले इसके ऊपर इल्जाम लगाया था, अब तुम क्या चाहते हो? ये चुपचाप बैठा रहे। अब डैनी ग्रैंट को समझाने लगती है, लेकिन ग्रैंट उनका ध्यान सामने आ रही मुसीबत की तरफ करवाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आदमी जो कि ठीक उनकी कार के सामने खड़ा था, वो अपने एक ही पंच से उस कार को हवा में उछाल देता है। इस आदमी का नाम पोर्ट था। अब ये लोग मिलकर इस गाड़ी को लूटने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक के सिर पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड आकर टकराती है। पोर्ट बोलता है, लगता है कि इनके अंदर अब भी हिम्मत बची हुई है। डैनी कहती है, अगर तुम लोगों ने मेरी कार पे स्क्रैच भी लगाई तब तुम्हें म्योनिर से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो गाइस अपने हीरोज बाहर निकल चुके हैं और दुश्मन से लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तो बड़ी आसानी से एक एक करके अपने हीरोज इन लोगों को हरा देते हैं। लेकिन ग्रैंट, उसके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है। वो अपने शील्ड से पोर्ट के ऊपर हमला करता है और हमला करता चला जाता है। ग्रैंट उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। तभी डैनी उसे रोकती है और बोलती है, बहुत हुआ, ये लोग बस अपने इलाके को बचा रहे थे, हम लोग भी ऐसा ही करते, हमें बस इनको रोकना था, ना कि इनको मार डालना। ग्रैंट अपने गुस्से को संभालता है और बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं, अब ये लोग हमें और परेशान नहीं करेंगे। और फिर ग्रैंट गाड़ी को सीधा करने लगता है। इसी बीच ड्वाइट डैनी से खुसफुस करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि एक अच्छा आदमी है? डैनी बोलती है, वेस्टलैंड्स लोगों को कमीना बना देती है। जिसपे ड्वाइट कहता है कि कुछ लोग कमीने होते हैं और कुछ लोग खूंखार होते हैं और खूंखार खतरनाक है। उस गाड़ी को सीधा करने के बाद ग्रैंट कहता है, अब खड़े खड़े देखते रहोगे या चलोगे? ड्वाइट डैनी की तरफ इशारा करता है, लेकिन डैनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो उस गाड़ी को चलाकर देखती है और वो स्टार्ट भी हो जाती है। तभी ब्रूस को एक रेडियो मैसेज मिलता है। सामने वाला आदमी बोल रहा है, हमें मदद चाहिए, डूम की आर्मी ने हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर दिया, हम बहुत नुकसान झेल रहे हैं, प्लीज अगर तुम ये सब सुन पा रहे हो तो मैं द अवेंजर बोल रही हूँ, शैडर सिटी ऑफ चैंपियन से। तो गाइस अपने हीरो चल पड़ते हैं उस शहर की तरफ। शैडर सिटी ऑफ चैंपियंस पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। ड्वाइट बोलता है, जिस किसी ने भी सिग्नल भेजा था, मुझे लगता है कि अब तक वो लोग मर चुके होंगे। ग्रैंट बोलता है,
लगता है यहाँ पे काफी जबरदस्त लड़ाई हुई है। डैनी बोलती है, मुझे 4-5 डूम बोर्ड्स दिखाई दे रही है और 150 मरे हुए सिविलियंस। ये तो नरसंहार था। तभी ब्रूस उनको बताता है कि उनका सिग्नल एक चर्च की तरफ से आ रहा है। तो ये लोग चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ ऊपर घंटाघर के अंदर उनको मिलती है विवियन, जो अपनी बैटरी चार्ज पे लगाई हुई थी। ड्वाइट कहता है, ऐसा लग रहा है कि इसकी बैटरी कम हो गई थी। इसने डूम बोर्ड्स के ट्रांसमीटर का यूज किया ताकि ये सिग्नल को जिंदा रख सके। मैं इसकी बैटरी फिर से चार्ज कर सकता हूँ। मुझे गाड़ी से अपने औजार लेकर आने हैं। तभी ग्रैंट बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये काम तो अब नहीं हो पाएगा। अभी के लिए हमारे सामने उससे भी बड़ी दिक्कत है। तो गाइस, खिड़की के बाहर ऐसा क्या है कि बाकी सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि खिड़की के बाहर है वैम्पायर्स। कई दिनों के बाद इनको जिंदा खून पीने को मिलेगा, क्योंकि अब तक ये सिर्फ मरे हुए लोगों का खून पी रहे थे, जो कि इनको बीमार बना रहा था।